अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस 1 की ये सीरीज़ चल रही थी और इसमें आज चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं ज़रा एंगल के साथ। पहले ज़रा एंगल को समझते हैं। तो जब भी आपके पास कोई दो लाइंस या दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, चले हम लाइंस की एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। इसको आप समझें कि ये फिक्स है। अब आप ये मेजर करना चाहते हैं कि कितनी एक लाइन को रोटेशन दी जाए कि वो दूसरी लाइन से ओवरलैप कर जाए। ठीक है। इस रोटेशन का नाम एंगल होता है बेसिक, और इसे आमतौर पर हम किसी ग्रीक लेटर थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा वगैरह से डिनोट करते हैं। अब इस रोटेशन को, इस बेसिकली एंगल को डिग्रीज में या रेडियंस में मेजर किया जाता है। तो पहले ज़रा डिग्रीज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम इसे कह देते हैं। दिस इज़ अ फिक्स पॉइंट, लेट्स से। अब आपने इस लाइन को यहाँ से पकड़े और रोटेट करना शुरू कर दें। कंप्लीट आपने रोटेशन देनी है, यानी दोबारा उसे उसी उसी पोजीशन पर ले आना है। तो इस दौरान इसने 360 डिग्रीज कवर किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आपने वन रोटेशन दी, वन कंप्लीट रोटेशन, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। और हम ये एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं। जब आप इसे क्लॉकवाइज करेंगे, डायरेक्शन यानी चेंज करेंगे, तो साइन आपका सिंपली चेंज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट रोटेशन दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, यानी सादा ज़ुबान में आप ये कह सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर, दिस इज जस्ट लाइक अ सर्कल है ना ये, तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है। अब हाँ, ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये 360 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक हिस्ट्री है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर इसको हाफ रोटेशन दी, चलें उसको भी हम अलहदा से विजुलाइज कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास इस मरतबा ये एक लाइन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ ऑफ कोर्स फिक्स। अगेन आपने इसको यहाँ से रोटेट करना शुरू किया और यहाँ तक ले आए, दैट्स इट। यानी ये आप अगर देखें तो हाफ रोटेशन है और आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। इस हाफ रोटेशन में इसने 180 डिग्रीज कवर किए हैं। कितने किए हैं? 180 डिग्री। सिंपली 360 को 2 से डिवाइड करें, हमें 180 डिग्री मिलती है। ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जरा हम चलते हैं रेडियन की तरफ। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? तो उसको समझने के लिए लेट्स इंस्टेंस हमारे पास ये एक सर्कल है, राइट। और ऑफ कोर्स इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। इस पॉइंट को हम सेंटर मान लेते हैं और सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, आप जानते हैं इसे रेडियस कहा जाता है। आर से हम इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रेडियन आपने अब करना क्या है, इसी रेडियस की लेंथ की आपने आर्क लेंथ लेनी है, कुछ इस तरह से। और ये जो आर्क लेंथ है, बेसिकली इसकी लेंथ भी आर ही होनी चाहिए, रेडियस की लेंथ के बराबर। ठीक है। और दूसरी तरफ से आपने वंस अगेन इसको ज्वाइन करना है, कुछ इस तरह से। तीनों तरफ आपने देखा ना, आर आर आ गया, तीनों जो लेंथ्स हैं वो आर आ रहे हैं। तो ये जो दरमियान में बनने वाला एंगल होगा, जिसे आप चलें थीटा ही कह देते हैं, ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है। सर्कल कोई भी हो, आपने क्या करना है, उसका जितना रेडियस है उस रेडियस की आपने आर्क लेंथ लेनी है। आर्क लेनी है सिंपल, जिसकी लेंथ आर होनी चाहिए रेडियस के इक्वल। और दूसरी तरफ से भी इसको ज़रा ज्वाइन करें सर्कल के साथ, और ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, इसको लिख लेते हैं। दिस थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि पूरे सर्कल को कवर करने के लिए हमें कितने ऐसे रेडियंस चाहिए। तो आप जानते हैं ना, सर्कल की सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जिससे हम c इज इक्वल टू बेसिकली होता है 2πr। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिलता है कि आपको कितने r चाहिए, वो 2π चाहिए। अब पाई क्या चीज़ है? पाई की वैल्यू आप जानते हैं, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 3.14 के। तो 3.14 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.28 r। तो आपको 6r प्लस 28% यानी 0.28 एक्स्ट्रा आर चाहिए आपको पूरे सर्कल को कवर करने के लिए। चलें इसको ज़रा हम करके भी देख लेते हैं। ओके, सो 1 रेडियन ये हो गया। सेकंड चले हम कहते हैं फॉर एग्जांपल
सॉरी स्ट्रेट लाइन में लगाता हूँ। सेकंड हम चलें फर्ज करें दिस वन, सेकंड हो गया ये। इसी तरह से इसे हम थर्ड कह देते हैं। ऑफ कोर्स ये अप्रोक्सीमेशन है, मे बी एग्जैक्ट ना आए आपके पास। इसी तरह से ये फोर्थ वन है और इसको हम फिफ्थ वन कह देते हैं। ये आपके पास आ गया सिक्स्थ, और बाकी का जो पोर्शन बचा है दिस इज 0.28। ठीक है, तो टोटल आपने देखा आपके सर्कल के अंदर 6.28 रेडियंस होंगे टोटल। ठीक है ना, एक लेंथ आपका ये एंगल बनेगा, फिर एक रेडियन ये, एक रेडियन ये, इसी तरह से टोटल 6 और ये 0.28। राइट, सर्कल के अंदर आपके पास टोटल 2 पाई रेडियंस होते हैं। कितने होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं। दूसरी तरफ आपने ये देखा था कि सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। अच्छा, इसी बात को हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है, आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, जिसे हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। यानी थीटा बेसिकली आर्क लेंथ और उसके रेडियस की रेशियो से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ। अच्छा, अब आप कंप्लीट सर्कल ले लें तो यहाँ पर 2 पाई आर आ जाएगा। क्या ख्याल है? हम अगर सर्कल पूरे की बात कर रहे हैं ना, तो पूरे जो आर्क लेंथ है वो सर्कमफेरेंस बन जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसको आर से डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई। वही बात हमने यहाँ से भी देख ली थी, सिंपल। तो बहरहाल 2 पाई आ गया। दूसरी तरफ हमने कहा था कि ये 360 डिग्रीज होते हैं, तो यहाँ से आप रेडियंस को, हाँ यहाँ पर लिखना ज़रूरी है 2 पाई रेडियन। यहाँ से आप रेडियंस को और डिग्रीज को कंपेयर भी कर सकते हैं। यानी अगर आप रेडियन से डिग्रीज में शिफ्ट होना चाह रहे हो या डिग्री से रेडियन में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। करना यूँ है सिंपल, आपको 2 पाई रेडियन को बराबर रखना है 360 डिग्रीज के। अब ज़रा दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल 2 से आपने दोनों तरफ डिवाइड किया। अब यहाँ से आप 1 डिग्री की बराबर वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 1 रेडियन की भी निकाल सकते हैं। 1 रेडियन की निकालना चाहते हैं तो पाई को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा यहीं से चलें, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, तो यहाँ से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, चलें हम इक्वालिटी लिख देते हैं, बहरहाल ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है, सिंपल आपने 180 को 3.14 से डिवाइड करना है तो वी गेट 57.3 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 1 रेडियन है ना, ये वाला, इसमें 57.3 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिग्री की बात करें तो आपको 180 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास एक डिग्री जो है वो इक्वल आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 180। और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.017 रेडियन। ठीक है, तो ये अगर आप एक डिग्री के अंदर रेडियन देखना चाहते हैं तो वो 0.017 रेडियंस आते हैं। राइट, ये कन्वर्जन है बेसिकली, आप डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे। ठीक है, अब हमने आगे जाकर अपने इस कोर्स में भी और हायर क्लासेस में भी आप रेडियन को इस्तेमाल करते हैं, रेडियन को प्रेफर करते हैं बजाय के डिग्री के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को हम यहाँ पर देखा 2 पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पाई जो है वो अगर डिग्रीज में बात की जाए तो 360 होगा, लेकिन हम इसे 2 पाई कहेंगे। इसी तरह अगर आप 180 करना चाहते हैं तो वो पाई के इक्वल आ जाएगा। मज़ीद नीचे जाएं तो अगर आप 90 डिग्री करना चाहते हैं तो वो पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर लेट्स से हम पाई बाय 3 कर दें तो वो 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, डिग्री साइन लाजमी आपने ऊपर लगाने हैं सबके ऊपर, ये छोटा सा सर्कल। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप आगे चलते जाएं तो पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4 45 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर आप 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो पाई बाय 6 से करना पड़ेगा। राइट, तो हम बेसिकली ये वाले जो ऊपर वाले सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं रेडियंस में, हम इसे यूज़ करेंगे आगे जाके। ठीक हो गया, तो ये थोड़ी सी डिग्री और रेडियंस के बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। तो चलें मैं ज़रा पहले एक सर्कल लगाता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्कल है, वंस अगेन इसका कोई रेडियस भी हो, सॉरी सर,
ऑफ कोर्स रेडियस भी होगा, सेंटर भी होगा, तो इसे सेंटर मानते हुए हम ये रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर। और सिंपल ये बाउंड्री पे आपके पास एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट को ज़रा थोड़ा शिफ्ट करें, यहाँ पर ले आएँ, तो आपके पास जो एंगल है वो, उसे हम नाम दे देते हैं, चलें थीटा का नाम दे देते हैं उसे, ठीक है। और ज़रा इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, इसे आर का हम नाम दे देते हैं, और ये जो राइट ट्राइंगल की बेस आ रही है इसे हम चलें वाई का नाम दे देते हैं, लेंथ को वाई कह देते हैं। और ये जो हमने ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रा किया इसे हम एक्स का नाम दे देते हैं, राइट। तो आपने देखा कि हमने तीनों को नेम दे दिए, तीनों साइड्स को। तो अब हम बेसिकली यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो लिखते हैं। ओके, तो साइन की अगर बात की जाए, साइन थीटा, ये जो एंगल थीटा है ये आपके पास होता है एक्स ओवर आर। इसके इक्वल होगा ये एक्स ओवर आर, इसे परपेंडिकुलर आमतौर पर कहा जाता है, और ये हाइपोटेनियस साइड, ये रेशियो आपके पास बनती है एक्स ओवर आर के इक्वल। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो कोस थीटा होता है। कोस थीटा की जो रेशियोज होती हैं वो यहाँ से बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी वाई बाय आर, ठीक है। और थर्ड जो आपके पास रेशियो होती है उसे हम टेंजेंट थीटा कहते हैं, टेन थीटा या टेंजेंट थीटा। और ये बेसिकली इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, यानी ये साइन और कोस की रेशियो का नाम है। अब साइन थीटा आप ऊपर देख रहे हैं वो इक्वल है एक्स बाय आर के, तो आप पहले ज़रा एक मरतबा इनको ऐसे ही लिख लें, एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल है वाई बाय आर के। आर आर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली टेंजेंट थीटा की रेशियोज मिलेंगी एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ये मेनली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अच्छा, अब आगे आपने देखा होगा कि इनके हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसे कोसेक थीटा कहा जाता है, और इसकी रेशियोज क्या होंगी, जस्ट चेंज हो जाएंगी ना, यहाँ पर एक्स ओवर आर है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो आर ओवर एक्स आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास कोस थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की रेशियोज भी सिंपल, आप इसको वाई बाय आर था तो यहाँ पर आर बाय वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से टेंजेंट थीटा जो है वो कोड थीटा के इक्वल होगा। कोड थीटा की रेशियोज क्या बनेगी, कोस ओवर साइन, क्योंकि टेन की साइन ओवर कोस थी तो इसकी कोस ओवर साइन आएंगी, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। और ये रेशियोज किसके इक्वल आ जाएंगी, एक्स बाय वाई था ऊपर तो ये वाई बाय एक्स आ जाएगा, सिंपल। तो ये हमारे पास बेसिकली मेनली तीन रेशियोज हैं, बाकी उनके रेसिप्रोकल को भी मिलाया जाए तो टोटल 6 बनती हैं, ठीक है। अब ज़रा इसी सर्कल के ऊपर से ना हम कुछ बुनियादी बातें समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका जो एंगल थीटा है ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इसको अप्रोच कर रहा है ये अप्रोक्सीमेटली, चलें हम बात कर लेते हैं 0 डिग्रीज़, राइट, ये 0 रेडियन भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, आपका जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने से x जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था वो 0 हो जाएगा, सिंपल। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका जो x है वो 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा एंगल 0 हो चुका। अच्छा, अब y किधर जाएगा, आपका जब ये साइड नीचे आ जाएगी तो आप देखेंगे कि ये जो r है ये y के इक्वल हो जाएगा। एक तो आपका x 0 होगा, दूसरा आपका जो r है वो अप्रोक्सीमेटली आप कह लें कि इक्वल हो जाएगा y के। इस केस में क्या रेशियोज बनेंगी, यानी जब आपका एंगल 0 होगा तो साइन किसके इक्वल आ जाएगा, देखें ज़रा वहाँ से, साइन थीटा ही हम लिख लेते हैं, वैसे इक्वल है ये 0 के। साइन थीटा की रेशियोज होती हैं एक्स ओवर आर, तो एक्स तो चूंकि हमने 0 कह दिया तो 0 बाई आर क्या होगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ओवर समथिंग इज 0, ठीक है। अदर देन 0 की बात हो रही है, 0 ओवर समथिंग में जो अगर आप ले रहे हैं ना, अगर वो अदर देन 0 है देन बहरहाल थीटा जब 0 होगा तो साइन 0 वैल्यू देगा। इसी तरह से अगर कोस थीटा की बात की जाए, कोस थीटा की रेशियोज हमारे पास होती हैं वाई बाय आर, तो चूंकि हमने यहाँ पर दोनों को इक्वल कह दिया तो अब वाई बाय वाई लिख लें या आर बाय आर लिख लें, दोनों केसेस में आपका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है कि जब हमारे पास जो एंगल 0 बनेगा तो आपके पास कोस 1 के इक्वल है। इसी तरह से अगर आप टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट थीटा की रेशियोज है साइन ओवर कोस, तो साइन 0 है, कोस 1 है, तो 0 ओवर 1 दिस इज इक्वल टू, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, जब एंगल 0 होगा। इसी तरह से बाकी की जो तीन रेशियोज हैं ये भी आप
कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल अच्छा, अब ज़रा हमने बात की ज़ीरो एंगल की। अब हम बात करते हैं कि जब आपका ये जो पॉइंट है, चलिए इसको हम फिलहाल के लिए रेस कर देते हैं, और ये जो आपका पॉइंट है अब आपने इसको शिफ्ट करना है आगे, यहाँ पर ले जाना है, ताकि आपका जो एंगल है ना इस साइड के साथ वो 90 का बन जाए, ठीक है। यानी जब आपके पास थीटा जो है वो 90 को अप्रोच करे, जिसको हम π/2 यूज़ करेंगे, तो तब देखते हैं ज़रा बाकी साइड्स आपके पास कहाँ जाएंगी। दिस इम्प्लाइज, अब देखें जब एंगल 90 का होगा ना तो ये जो आर आपको साइड नज़र आ रही है ऊपर आ जाएगी, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स तो वो आर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आर साइड जो है वो स्ट्रेट हो गई है ना, वर्टिकल में आ गई, वर्टिकल पोजीशन में। तो जब वर्टिकल से वर्टिकल ड्रा करेंगे तो एक्चुअली वो सेम आ जाएगा। तो थीटा अप्रोचेज π/2, दैट मीन्स आपका आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक्स के इक्वल आ जाएगा। और इस केस में ज़रा ऑब्जर्व करें, आपकी जो वाई साइड है, क्योंकि आर और एक्स इक्वल हो गया तो वाई ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई आपका क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, वाई इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन हम लेके चल रहे हैं ना, इस वजह से। अब देखें ज़रा साइन की रेशियोज क्या बनेंगी व्हेन एंगल इज़ π/2। तो आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ऊपर दोबारा देख लें, रिकॉल कर लें, x/r के। तो इस केस में x और r तो इक्वल आ गए हैं, तो आप r/r लिख लें या x/x लिख लें, दोनों केसेस में आंसर आपका 1 आएगा। मतलब इसका ये है कि एंगल जब π/2 होगा तो साइन 1 वैल्यू देगा। अच्छा, इन सब चीज़ों को अभी हम ग्राफ्स में देखेंगे भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ज़रा कोस पे आ जाएं। कोस थीटा जो है वो आपका इक्वल होता है y/, ऊपर जाएं ज़रा, y/r के, दिस वन। तो इस केस में देखें y को तो हमने ज़ीरो किया हुआ है, हमने नहीं किया बल्कि खुद ही हो गया जब थीटा π/2 था। तो 0/r इक्वल टू 0, इसका मतलब है कोस ऑफ π/2 इक्वल होगा 0 के। इसी तरह से वन लास्ट इज टेंजेंट। टेंजेंट आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के। तो साइन इस केस में 1 था, तो 1/0, व्हेन समथिंग ओवर 0, ये आपके पास इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी का यहाँ पर मतलब है कि ये बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। इसे भी हम अभी ग्राफ में देखेंगे इन्फिनिटी का मतलब क्या है। तो ये बेसिक सा हमने दो एंगल्स के लिए देखा है, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 एंड व्हेन थीटा अप्रोचेस π/2। या बाकी के लिए भी आप देख सकते हैं। और चलें, मेरे ख्याल में इस फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे एक और चीज़ ज़रा नोट करें, उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर सर्कल लगा रहा हूँ एक। ओके, सो वंस अगेन जी, एक सर्कल आ गया हमारे पास, इसके अंदर ये सेंटर आ गया, और सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस आप जानते हैं, दिस इज़ द रेडियस। दोबारा से ऊपर वाली शेप बनाते हैं ज़रा, और ये जो आपने पॉइंट लिया था, लेट्स से ये मूव करके ऊपर चला गया, और इस दौरान हमारा एंगल जो उसको हम अल्फ़ा का नाम फ़र्ज़ करें दे देते हैं। ये ज़रा एक वर्टिकल लाइन हम ड्रा की, इसे चलें इसे हमने नाम दिया था वाई का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चूँकि रेडियस है आर, इसे आर ही कहने देते हैं, और ये साइड हमने इसको एक्स का नाम दिया था। अब ज़रा ऑब्जर्व करें कि आपने ये जो पॉइंट लिया ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ चला गया। अब अगर ये फिर दोबारा पूरा सर्कल का रोटेशन लगा के दोबारा फिर यहाँ आ जाए, तो क्या ख्याल है कि आपकी रेशियो में फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा। पॉइंट बेशक पूरा का पूरा 2π एक सर्कल का चक्कर लगा के दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो ये जो रेशियोज़ है ना उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप अल्फ़ा में 2π ऐड करते हैं, 2π आपने ऐड किया, अच्छा इसी तरह से ज़रा एक और चक्कर लगाएं, 2π के बाद मज़ीद एक चक्कर लगाएं, फिर भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, ना साइन पे पड़ेगा, ना कोस पे पड़ेगा, ना टेंजेंट पे पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि आप क्या करें, यहाँ पर एक नंबर n ले लें विच इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल आपने लेना है 2π का, तो क्या होगा, बेशक आप ये साइन के लिए लें, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2nπ, ये इक्वल आपके पास सेम आएगा जो वैल्यू साइन अल्फ़ा देगा, क्योंकि ये रेशियोज़ पे फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, आपका पॉइंट दोबारा यही हो जाएगा ना चक्कर लगा के। तो इसके लिए तो फिर एक्स भी सेम रहेगा, वाई भी सेम रहेगा, आर तो है ही फिक्स है, ठीक है। सेम काम आप अगर कोस थीटा के साथ करें तब भी वैलिड होगा, यानी कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2nπ, ये भी इक्वल आपके पास होगा कोस अल्फ़ा की, क्योंकि इन दोनों के साथ इक्वल है। तो टेंजेंट जो है वो इनकी रेशियो से बनता है, आप यूँ भी कह सकते हैं, तो टेंजेंट के लिए भी इक्वल होगा।
टेंजेंट अल्फा प्लस 2n पाई दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, ठीक है, सॉरी टेंजेंट ये हम लेंगे अल्फा, राइट। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास एक और डेफिनेशन भी आ रही है जिसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, आपके पास कोई भी फंक्शन है ना, लेट्स से हम उसे एफ ऑफ थीटा चलें कह देते हैं, ठीक है, थीटा इज एन इनपुट। आप थीटा में कोई एक नंबर ऐड करें, लेट्स से मैं पी ऐड करता हूँ, और ये दोबारा से एफ ऑफ थीटा के इक्वल ही आ जाता है। आप कोई नंबर फिक्स नंबर होगा, ये ऐड करेंगे दोबारा एफ ऑफ थीटा आ जाए, और ये पी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो इस पी को कहेंगे ये इस फंक्शन का पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा ना वो, ठीक है। पी आप ऐड करने के बाद दोबारा फिर वही थीटा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो साइन जो है इसका पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई, ठीक है, जो आपने ऐड किया ना 2 पाई, छोटे से छोटा नंबर, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई। ये आगे मैं लिख देता हूँ, ये येलो कलर में इनके पीरियड्स लिख रहा हूँ। कोस का पीरियड भी 2 पाई होगा, ठीक है, लेकिन टेंजेंट जो है इसके लिए ये 2 पाई स्मॉलेस्ट नहीं है, इसके लिए स्मॉलेस्ट है पाई, इसका पीरियड होगा पाई। आप इसमें पाई एन भी अगर ऐड करें ना, तो तब भी आपके पास क्या होगा, टेंजेंट अल्फा के इक्वल ही आ जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा सा जनरल ज़रा लिख दिया, ठीक है। तो कोस और साइन का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, और इनके रेसिप्रोकल्स कोसेकेंट और सीकेंट का भी पीरियड 2 पाई होता है, और टेंजेंट का और इसके रेसिप्रोकल को टेंजेंट का पीरियड जो है वो पाई होता है। ठीक हो गया। चले मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं डायरेक्टली ज़रा इनके ग्राफ्स की तरफ, और वहाँ से ज़रा हम ये चीज़ें भी समझेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर ज़रा देखें, सबसे पहले ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वैल्यूज़ आ रही हैं इनपुट वैल्यूज़, और इनके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स या फिर वाई, ठीक है। पहले ज़रा हम ऑरेंज कलर से साइन का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो साइन का जो ग्राफ है वो, अच्छा पहले ज़रा इसको समझें, हमने जो इनपुट्स ली हैं रेडियंस में ली हुई, पाई/2 है, देन पाई है, देन 3 पाई/2, 2 पाई, फिर इसी तरीके से पाई/2 मज़ीद आपने ऐड करते जाना है। सेम इज़ द केस विद द लेफ्ट साइड। यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी मिसिंग है एक चीज़, कि आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन पे लगाना है, नेगेटिव का पाई/2, फिर नेगेटिव का पाई, फिर नेगेटिव का 3 पाई/2, फिर नेगेटिव का 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास एक्स की नेगेटिव साइड है बहरहाल। तो अभी ज़रा हम डायरेक्टली इसका ग्राफ ड्रा करते हैं साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो 0 पे आपने देखा था, 0 वैल्यू देता है, उसके बाद ऊपर जाएगा कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पर हमारे पास सॉरी 0 पर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, पाई पर वंस अगेन 0 वैल्यू देगा, और 2 पाई पर फिर दोबारा 0, और इसी तरीके से फिर आगे सो चलता रहेगा। इसी तरह से अगर इस तरफ देखा जाए तो -1 वैल्यू, -पाई पे 0, यहाँ पर दोबारा 1, फिर 2 पाई पे 0, -2 पाई पे 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये आपका जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये साइन का ग्राफ है। तो यहाँ से देखें ज़रा, इसकी डोमेन भी आप बता सकते हैं साइन की, क्या होगी इसकी डोमेन, एक्स एक्सिस के अलोंग आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरी रियल लाइन, जबकि इसकी रेंज की बात की जाए तो मिनिमम पॉइंट -1 आ रहा है, -1 से नीचे इसका ग्राफ नहीं जाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट आप देखें 1 आ रहा है। तो साइन की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल लेते हैं हम -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 देगा, मिनिमम 0 मिनिमम -1 देगा, ठीक है। अच्छा आप ज़रा ग्रीन कलर से इसी के ऊपर हम ग्राफ ड्रा करते हैं इसका कोज एक्स का। कोज एक्स का ग्राफ आपने ऊपर अभी देखा था ना, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हमने देखी थी, कोज की वैल्यूज़ व्हेन एंगल 0 कोज 1 के इक्वल था। तो जब आपके पास x 0 है इस केस में, तो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा ये 1 से, और ये पाई/2 पर इसने 0 वैल्यू दे दी, ऐसे ही है। यहाँ से फिर दोबारा ऊपर, यहाँ से इस तरीके से कुछ फिर नीचे चल जाएगा, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे आए तो ये -पाई/2 पर भी 0 वैल्यू देता है, और इसी तरीके से ऊपर आ जाए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ग्राफ जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है ये कोस एक्स का ग्राफ है। कोस पाई/2 पे 0 देगा, -पाई/2 पर भी 0 देगा, और 1 पर सॉरी 0 पर ये 1 देगा, व्हेन एक्स इज 0 कोस आपका 1 वैल्यू देगा। इसकी डोमेन और रेंज भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइन की डोमेन और रेंज थी, यानी इसमें भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं पूरी रियल लाइन से,
और अगर बात की जाए इसकी रेंज की तो वह भी देखें मैक्सिमम पॉइंट 1 है, मिनिमम जो है वो -1 है। -1 और 1 के दरमियान में ही इसका फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इससे बाहर नहीं जा रहा वाई एक्सिस पर। तो ये इसकी रेंज भी सेम वही आ गई -1 से 1 तक। अच्छा आप देखें ज़रा इनके दरमियान 90 का फेज डिफरेंस है, यानी अगर मैं π/2 इसको आगे शिफ्ट करूँ ना, कोस के ग्राफ को चले तो वो साइन का ग्राफ बन जाता है। साइन के ग्राफ को मैं 90 आगे शिफ्ट करूँ या π/2 आगे शिफ्ट करूँ तो वो आप देखेंगे वो कोस का ग्राफ बन जाएगा। तो इनके दरमियान 90 का फेज डिफरेंस है जिसे हम, अच्छा इसीलिए जब आप साइन के एंगल में π/2 ऐड करते हैं ना तो आपने नोट की होगी ये बात कि ये कोस एक्स के इक्वल आ जाता है, राइट। और इसी तरह से अगर आप कोस के ग्राफ में मतलब कोस फंक्शन में उसके एंगल में π/2 ऐड करते हैं तो ये साइन के इक्वल आ जाता है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। उसकी वजह सादा सी यहीं से पता चल रही है कि इनके ग्राफ्स जो है वो वहाँ में 90 का π/2 का फेज डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो ये ग्राफ थे साइन एक्स के और कोस एक्स के। चलें अब हम चलते हैं टेंजेंट एक्स ग्राफ की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी चूंकि हमने नेगेटिव साइन ही लगाए हुए, ये माइनस का π/2, फिर ये माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2π, राइट। वेल सो ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब जो हमारे पास टेंजेंट का ग्राफ होता है ना वो होता है जनाबे वाला कुछ इस तरह से, 0 पर वैल्यू 0 देगा, उसके बाद ये ऊपर वैल्यूज इस तरीके से चलती जाती हैं, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरह से 0 के लेफ्ट पर वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ जाती हैं। फिर इसी तरह से आगे से कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, पाई पर 0 वैल्यू, उसके बाद नीचे। सेम इज़ द केस विद नेगेटिव साइड, माइनस पाई पर भी 0 और उसके बाद नीचे। और इसी तरह से ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है। अब देखें आपके पास 3π/2 पे देखें ना, आपने जब π/2 पर वैल्यू देखी थी तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको टच नहीं करेगा लेकिन इसके क्लोज होता रहेगा। आपने देखा था ना, अभी ज़रा ऊपर अगर वैल्यूज़ पे आ जाएं तो आपने देखा था टेंजेंट π/2 इक्वल होता है इन्फिनिटी का, और इस इन्फिनिटी का मतलब भी एक्चुअली यही है कि जब π/2 होगा ग्राफ हमें वैल्यू कोई भी नहीं देगा, ऊपर को जाता जा रहा है, और ऊपर आपने देखा है वाई की बड़ी वैल्यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे वाली तरफ भी ऐसे ही है, ये जो ग्राफ है ये इस लाइन को टच नहीं करेगा बट इसके क्लोज होता रहेगा। सेम इज़ द केस विद नेगेटिव π/2। यहाँ से वैसे हम थोड़ा एक्सीड कर गए, इसको थोड़ा हम पीछे ही रहने देते हैं इस तरह से, नेगेटिव π/2 पर भी और इसी तरह से नीचे पर, ठीक है। इसी तरह फिर 3π/2 पर भी और इस तरह -3π/2 पर भी, ठीक है। वैल्यूज़ जो है आपकी ये स्ट्रेट अगर लाइन में वर्टिकल, सॉरी ये थोड़ा सा कर्व बन रही है, खैर वर्टिकल अगर मैं लाइन लगाऊँ ना तो ग्राफ उसको टच नहीं करेगा लेकिन उससे करीब करीब होता जाएगा, और ये सिलसिला राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी चलता रहेगा। अच्छा यहाँ पर ज़रा ऑब्जर्व करें कि हमारी टेंजेंट की डोमेन क्या बन रही है। आप एक्स एक्सिस की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, π/2 नहीं पुट कर सकते, और उसके अलावा आप इसमें 3π/2 नहीं पुट कर सकते, फिर आगे जाए तो 5π/2 नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल इस तरह नेगेटिव में भी ऐसे ही है। तो क्या बनेगी इसकी डोमेन, वैसे अगर देखा जाए तो कि डोमेन को हम लिखते हैं D इज़ इक्वल टू तमाम के तमाम रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से आपने एक सेट माइनस करना है। इसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं, दोबारा सुने, π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं। तो ओड नंबर को लिखने का तरीकाकार होता है 2n+1 टाइम्स π/2, या आप 2 को नीचे इधर लिख लें, ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर्स आएंगे, हाँ n यहाँ पर इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ये नंबर्स आपने रियल लाइन में से माइनस करने हैं। देखिए ना, n को 0 पुट करें तो π/2 बन रहा है, ये पॉइंट होगा, डोमेन से इसको हमने बाहर निकाला हुआ है। n को आप 1 पुट करें तो 3π/2 होगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक हो गया। n को -1 पुट करें तो माइनस का π/2 होगा, ये पॉइंट बन जाएगा, इसे भी हमने डोमेन से फारिग किया हुआ है। इसी तरह से ये पॉइंट जो है ये इसकी डोमेन में नहीं आएंगे, तो ओवरऑल डोमेन मैंने ये लिख दी है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो क्या ख्याल है, वाई एक्सिस पर हर पॉइंट पर हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो रेंज होती है टेंजेंट की, वो पूरी की पूरी रियल लाइन होगी -∞ से इन्फिनिटी तक। जब वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपको नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पर कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, राइट।
तो ये हमारे पास ग्राफ था टेंजेंट एक्स का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो चुकी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।